Hello everyone. In this video, we are going to discuss Delhi Public School Chandigarh maths paper. So let us start with the very first question. Question is, find the value of cos inverse minus root 3 by 2 plus pi by 6. तो cos of सम ऑफ टू एंगल्स आ रहे हैं, तो पहले हम इस एंगल को ठीक कर लें. अब cos इनवर्स माइनस रूट 3 by 2, इस एंगल को सोचने के लिए हम क्या सोचेंगे भाई, किस एंगल का cos माइनस रूट 3 by 2 के बराबर होगा. अच्छा, और ये एंगल मिलेगा कहां पे भाई, cos इनवर्स है. cos इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई, तो एंगल मिलेगा आइदर इन फर्स्ट और इन सेकंड क्वाड्रेंट. बट क्योंकि नेगेटिव है तो डेफिनेटली एंगल कहां मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में. अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे लिखते हो, वो हम लिखते हैं पाई माइनस समथिंग, और यहां तो क्या लिखोगे, रूट 3 by 2 है, तो यहां आएगा पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6. ठीक है, तो कर लो सिंप्लीफाई. ओपन करोगे माइनस पाई बाय 6 कैंसिल हुआ, कॉस ऑफ पाई बचेगा. कॉस ऑफ पाई इज -1. ठीक, यस. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k if area of triangle is 35 square units with vertices 2, -6, 5, 4 and k, 4. तो k की वैल्यू निकालने के लिए हमें यूज करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब देखो, अगर ट्राइंगल के वर्टिसेस हमें पता है तो हमने एरिया निकालना सीखा है डिटर्मिनेंट की हेल्प से. क्या होता है भाई, एरिया होता है हाफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट, एंड द डिटर्मिनेंट इज x1 y1 1. तो x1 y1 1, x2 y2 1, x2 y2 1 and x3 y3 1. This is the area and this is equals to 35 square units. तो यहां से हम k निकाल लेते हैं. सबसे पहले इस 2 को शिफ्ट करो, ये इधर गया तो यहां आ गया 70. अब एब्सोल्यूट वैल्यू हमने लेनी है इस डिटर्मिनेंट की, तो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर दें. तो एक्सपैंडिंग अलोंग फर्स्ट रो वी गेट 2 into 4 minus 4 minus of -6 into 5 minus k plus 1 into 20 minus 4k, and this is equals to 70. ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो. तो ये तो 0 ही बन गया, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यहां बना +6 into 5 minus k, +6 into 5 30 minus 6 into k, तो 6k plus 20 minus 4k equals 70. So this becomes absolute value of this is minus 10k and plus 50 equals 70. अब इस क्वांटिटी की एब्सोल्यूट वैल्यू 70 है, तो बताओ ये क्वांटिटी क्या होगी. इट विल बी आइदर 70 और -70. ठीक है,
सो पहले इक्वल्स टू 70 से चलते हैं, तो -10k इक्वल्स 20, तो k आ गया -2, एंड सेकेंड केस -10k प्लस 50 इक्वल्स -70, तो -10k आया -120, तो k आ गया 12. So the values of k are -2 and 12. So now question number 3. Given that f of x is continuous at x equals to 0 and we have to find the value of a. तो a निकालने के लिए हमें पता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इस पॉइंट पे. इसका यूज कैसे करूं भाई? कॉन्टिन्यूस है अगर x इक्वल टू 0 पे, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन. अब ध्यान से 0 पे फंक्शन का फॉर्मूला चेंज हो रहा है, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालोगे, तो आपको कंडीशन क्या पता है भाई? लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट ऑफ f of x as x approaches 0 from negative side, equals right hand limit of f of x approaching 0 from positive side, equals to the value of the function, that is f of 0. ये हमें पता है, तो इसका यूज करने के लिए भाई पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं. तो लिमिट ऑफ f of x as x approaching 0 from negative side. तो बोलो यहाँ पे f of x का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे भाई? x 0 को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, तो 0 से छोटा नंबर है, तो फॉर्मूला ये वाला. ठीक है, तो ये बना 1 माइनस cos 4x बाय एक्स स्क्वायर. अब लिमिट का क्वेश्चन है, तो पहले फॉर्म चेक करो. एज x इज अप्रोचिंग 0, न्यूमरेटर इज अप्रोचिंग 0. क्यों? ये 1 को अप्रोच कर रहा है, 1 माइनस 1, ये 0 को अप्रोच करेगा. डिनोमिनेटर वो भी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 0 बाई 0 फॉर्म आ गई. तो हम क्या करें भाई? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है, तो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगा सकते हो, तो लगा दो. बोलो 1 माइनस कॉस ऑफ सम एंगल, ऐसी कोई ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी? बिल्कुल बढ़िया है. ये किसके इक्वल होता है? 2 साइन स्क्वायर 2x हाफ ऑफ दिस एंगल अपॉन एक्स स्क्वायर. नाउ इस लिमिट में 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 को हम ले गए बाहर, एंड ये लिमिट में नजर आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख लेते हैं साइन 2x अपॉन एक्स का होल स्क्वायर. अब हमने लिमिट का एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है, लिमिट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स एज एक्स अप्रोचेस 0, ये होता है 1 के इक्वल. तो अगर रिजल्ट लगाना है तो साइन के साथ जो एंगल है वही नीचे होना चाहिए. तो बोलो क्या करूं? 2x चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है, और इस 2 को ले जाते हैं बाहर, तो 2 का स्क्वायर है, तो बाहर आएगा 4. 4 यहां आके बना देगा 8. ठीक है, तो अब ये लिमिट क्या बन जाएगी? ये लिमिट बन जाएगी 8 इंटू 1 स्क्वायर. ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई. राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट ऑफ f of x as x approaching 0 from positive side. अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? ये वाला. ठीक है, तो रूट एक्स ओवर रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4. अब यहां भी पहले फॉर्म चेक करी, वो नजर आ रहा है 0 बाई 0 फॉर्म है,
तो क्या करें, कॉमन फैक्टर कैंसिल। अब कॉमन फैक्टर कैंसिल करने के लिए हमें कॉमन फैक्टर भी पता है। क्या है कॉमन फैक्टर? x। तो x कैंसिल करना है तो एक काम करता हूं, नीचे रूट के अंदर x फंसा हुआ है तो मैं क्या करता हूं, रैशनलाइज। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √16 प्लस √x प्लस 4 एंड √16 प्लस √x माइनस 4। ये बना √x इंटू √16 प्लस √x प्लस 4 अपॉन नीचे बना a माइनस बी इंटू ए, अच्छा यहाँ प्लस बी आई, ठीक है। तो ये बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो तो इस यहां पे रूट और उसका स्क्वायर, तो ये तो बन गया 16 प्लस √x और यहां बना 16 और माइनस 16 कैंसिल हो गए और बचा √x, वो भी कैंसिल हो गया, ये रहा। तो कॉमन फैक्टर तो कर दिया आपने कैंसिल, अब लिमिट निकाल लो। एज x इज अप्रोचिंग 0, ये 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये क्वांटिटी √16 को मतलब 4 को, तो 4 प्लस 4 8, ये लिमिट भी आ गई। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 एंड दैट इज a। तो हमें पता है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स राइट हैंड लिमिट इक्वल्स a, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। अब ध्यान से, कोई कह सकता है आपने ये लिमिट जब 8 निकाल ली थी तो इसको निकालने की क्या जरूरत थी, ये तो इसके बराबर है, ठीक है ना। बट ध्यान से, अगर ये वाली लिमिट एग्जिस्ट ही ना करती तो आप ये जो इक्वालिटी का यूज कर रहे हो ये नहीं कर पाते, ध्यान से। तो ये भी निकालनी जरूरी थी सेकंड वाली, क्लियर? Yes. Now question number 4. If y equals this, then prove that x square minus 1 into y2 plus x into y1 equals m square y। अब यहां पे y1 क्या डिनोट करता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड y2 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये प्रूव करने के लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा, तो पहले वही निकाल लेते हैं। सो y दिया हुआ है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट y1 इक्वल्स, अब इसका डेरिवेटिव चेन रूल से, इसको माना u की पावर m का डेरिवेटिव m इंटू u की पावर m माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, और u है x प्लस √x स्क्वायर माइनस 1, x प्लस √x स्क्वायर माइनस, तो y1 आ गया m इंटू x प्लस √x स्क्वायर माइनस 1 की पावर m माइनस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 प्लस इसका डेरिवेटिव अगेन चेन रूल से, इसको लिखा x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 और लगा दिया चेन रूल, u की पावर 1/2 इंटू u की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो यहां आ गया x स्क्वायर माइनस 1 और इसकी पावर हो गई -1/2,
और इसका डेरिवेटिव हो गया 2x। फर्दर सिंप्लीफिकेशन, 2 से 2 कैंसिल, और इसको मैं लिख लेता हूं 1/x² - 1। तो दिस क्वांटिटी बिकम्स x/x² - 1 का रूट। ठीक है, अब एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, यहां आ जाएगा आपका √x² - 1 प्लस x। अब x प्लस √x² - 1, x प्लस √x² - 1, बेसिस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो पहले मैं इसको सेपरेट कर लेता हूं और अब मैं कर देता हूं पावर ऐड। तो ये बन गया m इंटू एक्स प्लस √x² - 1 की पावर m-1 प्लस 1 m अपॉन √x² - 1। ठीक है, अब फर्दर ये क्वांटिटी तो y के ही बराबर है, तो मैं इतना बड़ा क्यों लिखूं। तो y1 इक्वल my अपॉन √x² - 1। तो y1 तो आ गया, अब हमें y2 भी चाहिए। अब एक तो तरीका है कि मैं यहां से y2 निकालूं, y2 भी आ जाएगा, y1 भी आ जाएगा, पुट कर दूंगा, देख लूंगा राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहे हैं या नहीं। या फिर मैं अपना काम थोड़ा सा आसान भी कर सकता हूं। देखो, मेरे को डेरिवेटिव्स के साथ x वाली टर्म्स चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं, सीधा डेरिवेटिव लेने की बजाय इस वाली टर्म को, x वाली टर्म को y1 के साथ शिफ्ट कर देता हूं। तो ये बन गया √x² - 1 इंटू y1 इक्वल्स my। एंड अब डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट equals derivative of this dy dx of my। अब डेरिवेटिव ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या होगा, y2। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ √x² - 1 अब विद रिस्पेक्ट टू dx अभी निकाला था, ये क्या आया था, x अपॉन √x² - 1। एंड इसका डेरिवेटिव m तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, और y का डेरिवेटिव क्या बना, y1। अब टेक एलसीएम, तो एलसीएम आया √x² - 1, और यहां क्या बना, x² - 1 इंटू y2 प्लस xy1 इक्वल्स my1। अब हमें तो ये चाहिए, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो इस डिनोमिनेटर को शिफ्ट कर दो उधर। तो ये क्या बना आपका, my1 √x² - 1। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी बन गई जो चाहिए थी, राइट हैंड साइड m² y बनानी है, और यहां पर ये आ रहा है, तो क्या करूं भाई, राइट हैंड साइड में हमें ये दोनों टर्म्स नहीं चाहिए और y चाहिए, तो इन टर्म्स का क्या करूं। देखो, आपके पास एक रिलेशनशिप है इन टर्म्स में, ठीक है,
तो मैं क्या करता हूं, √x² - 1 × y1 यहां से निकाल लेता हूं, और वो किसके इनफैक्ट हमने निकाला ही हुआ है, ये देखो ये किसके इक्वल है, m/, के। तो मैं इस टर्म की जगह लिख लूंगा m/, तो ये क्या बन गया, m × m/, दैट इज m²y। Hence proved. Yes. Fifth question. Find the equation of tangent to this curve which is parallel to the line this. तो क्वेश्चन को समझने के लिए फिगर बना लेते हैं। से कर्व है हमारा ऐसे, ठीक है, x² + 3y = 3, और गिवन लाइन है से ये वाली y - 4x + 5 = 0। टेंजेंट की बात हो रही है, और कौन सा टेंजेंट, विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो सबसे पहले तो सोचो कर्व पे वो कौन सा पॉइंट होगा जहां टेंजेंट बनाओ तो इसके पैरेलल बने। नजर आ रहा है यहां पर एक पॉइंट होगा जहां पर टेंजेंट कुछ इस तरह से बनेगी, एंड वो इस लाइन के पैरेलल भी होगी। तो इस टेंजेंट की हम इक्वेशन निकालना चाहते हैं। तो टेंजेंट इज अ लाइन, लाइन की इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए, पॉइंट एंड स्लोप। तो कौन सा पॉइंट पता चल सकता है, तो इस लाइन पे, तो ये वाला। तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट बी h, k। अब h और k हम निकालना चाहते हैं पहले तो, और ये निकालने के लिए आपको गिवन क्या है, दैट दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन, दिस लाइन। तो ये दो लाइंस पैरेलल गिवन है। दो लाइंस की पैरेलल गिवन होने का यूज आप कैसे कर सकते हो, मैं इनकी स्लोप्स बराबर होंगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल स्लोप ऑफ दिस लाइन। अच्छा, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, भाई लाइन की इक्वेशन है -4x + y + 5 = 0। तो स्लोप लिखनी हो लाइन की इक्वेशन से तो होती है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो स्लोप आ गई 4। तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट भी पता है, दैट इज 4। अब इस चीज का हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, वो तो हम कर्व की इक्वेशन से भी निकाल लेते हैं। कर्व की इक्वेशन से कैसे, dy/dx निकाल के। तो कर दो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव 2x प्लस इसका डेरिवेटिव 3 dy/dx और इसका 0। तो dy/dx आ गया -2x/3, एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट होती है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट, ठीक है ना। तो एट h, k डेरिवेटिव निकालना है आपको, तो ये आएगा -2h/3। तो ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये तो 4 के बराबर है। तो आपको पता है -2h/3 = 4, यहां से h आ गया -6 के बराबर। अब हमें k भी पता करना है, कैसे पता करूं, आपने अभी तक एक चीज का यूज नहीं किया कि ये जो पॉइंट है ये इस कर्व पे लाई करता है, मतलब कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो पुट कर दो, h² + 3k = 3। ये आपको ऑलरेडी पता है, तो बस h की वैल्यू यहां डाल दो, k आ जाएगा।
-x² प्लस 3k इक्वल 3, तो 3k आया, 3 माइनस 36 माइनस 33, k इज -11। तो पॉइंट आ गया हमारे पास, दैट इज, यहां लिख देता हूं, पॉइंट है -6, -11। तो टेंजेंट से एक पॉइंट पता चल गया। स्लोप आपने ऑलरेडी पता कर ही ली थी, तो टेंजेंट की इक्वेशन के लिए क्या करोगे, y माइनस y1 इक्वल स्लोप इंटू x माइनस x1। तो आंसर निकाल लेना, ये आ जाएगा 4x माइनस y इक्वल -13। ठीक। So now the next question is basically the OR part given in question number 5. So what is the question? Find the intervals in which this function is strictly increasing or strictly decreasing. तो intervals of strict increase और decrease निकालने के लिए आपको देखना है कि किस इंटरवल में डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आ रहा है और किस में नेगेटिव। तो पहले तो आप डेरिवेटिव निकालोगे, तो f डैश ऑफ x वो क्या आया, दिस इज -9 प्लस 12x माइनस 3x²। अब डेरिवेटिव के दिख रहा है, फैक्टर्स बन रहे हैं, -3 आप कॉमन ले लो, x² माइनस 4x प्लस 3, -3 इंटू फैक्टर्स आर x माइनस 3 इंटू x माइनस 1। नाउ इंटरवल को निकालने के लिए आप निकालते हो क्रिटिकल पॉइंट, और वो कैसे निकलते हैं, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करके। तो डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 3 आएगा एंड x इक्वल टू 1 आएगा। अब इन पॉइंट्स को डोमेन पे मार्क करते हैं। अब पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसकी डोमेन ऑल रियल, तो नंबर लाइन पे कर दो इनको मार्क, 1 एंड देन 3। तो 3 इंटरवल्स हैं हमारे पास। पहला है x इज लेस देन 1, देन 1 लेस देन x लेस देन 3, देन x इज ग्रेटर देन 3। इंटरवल्स में हम साइन चेक कर लेते हैं डेरिवेटिव का। तो इस इंटरवल में डेरिवेटिव का साइन चेक करना है, और डेरिवेटिव के आपने बनाए हुए फैक्टर्स। तो चलो सबसे पहले -3, वो तो नेगेटिव ही रहना है। अच्छा, x माइनस 3 इस इंटरवल में दिख रहा है नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। अच्छा, x माइनस 1 वो भी दिख रहा है नेगेटिव ही आएगा, ठीक है ना। ये पता है हम कहां से देख रहे हैं, यहां से। x माइनस 1 देखना है तो इनइक्वालिटी में सबट्रैक्ट कर दो 1, x माइनस 3 के देखना है तो 3 सबट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो तीनों का प्रोडक्ट वो भी नेगेटिव। तो f डैश ऑफ x इज नेगेटिव इन दिस इंटरवल, तो दिस इज द इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्ट डिक्रीज। तो सही, मैं इसको इससे मार्क कर देता हूं फॉर द टाइम बिंग। नेक्स्ट, इस इंटरवल में बात करना है, तो अगेन -3 तो नेगेटिव ही है। अच्छा, व्हाट अबाउट x माइनस 3, वो भी नेगेटिव। अच्छा, व्हाट अबाउट x माइनस 1, पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव। f dash of x is greater than 0, so this is the interval of strict increase. Now इस इंटरवल में भी
-3 तो नेगेटिव ही रहेगा, x -3 वो पॉजिटिव हो जाएगा, x -1 वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो तीनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, तो f dash of x is less than 0. So this is again the interval of strict decrease. So the intervals of strict increase is 1, 2, 3, and intervals of strict decrease are x less than 1, x greater than 3. Yes. Question number 6. Let A equals this set and R with a relation in A cross A. मतलब relation is from A cross A to A cross A, defined by A comma B related to C comma D if A plus B equals B plus C for A B C D in A cross A. We have to prove that the relation is an equivalence relation. Now, सबसे पहले तो इस रिलेशन को समझ लें। तो रिलेशन कहता है कि A कॉमा B रिलेटेड टू C कॉमा D कब होगा? इफ A प्लस B इक्वल B प्लस C, मतलब सम ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल सम ऑफ मीन। तो चलो सोचो, अंडर दिस रिलेशन क्या ये एलिमेंट इस एलिमेंट से रिलेटेड होगा? कैसे चेक करोगे भाई? सम ऑफ एक्सट्रीम्स 1 + 5, सम ऑफ मीन्स C + 2, क्या दोनों इक्वल है? नो। सो दिस एलिमेंट is not related to this element. अच्छा सोचो, 1, 2 related to 3, 4 होगा? देख करें, sum of extremes 5, sum of means 5, क्या दोनों इक्वल है? So under this relation, this element is related to this element. एंड सिमिलरली आप और एलिमेंट्स लेके देख सकते हो अगर और क्लैरिटी चाहिए तो। बट ध्यान से जो यहाँ पे एंट्रीज लेनी है वो 1 से 9 के बीच में ही लोगे। रिलेशन इन A क्रॉस A है यहाँ से। चलो अब रिलेशन समझ आ गया, हमें प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस है। अच्छा, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये प्रूव करना है। तो रिफ्लेक्सिव, अच्छा एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? व्हेन एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। सो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें चेक करना है कि क्या एलिमेंट A कॉमा B रिलेटेड टू इटसेल्फ होगा या नहीं। अच्छा, दिस रिलेटेड टू दिस, ये चेक करने के लिए क्या चेक करोगे भाई? सम ऑफ एक्सट्रीम्स सम ऑफ मीन्स के बराबर है या नहीं? तो है, बिल्कुल है। ठीक है। सो A कॉमा B is related with A comma B for all AB belonging to A cross A। जो मर्जी एलिमेंट ले लो आप, हमेशा वो खुद से रिलेटेड तो होगा ही। तो therefore the relation is reflexive। Now symmetric, तो सिमेट्री के लिए क्या चेक करते हो भाई? whenever an element X is related to Y, then Y should be related to X, तभी सिमेट्रिक होता है।
तो हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे ऑर्डर्ड पेयर्स। तो मान लेते हैं लेट ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी। और हमें चेक करना है कि क्या हम कह सकते हैं दैट सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी। अरे देख भाई ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी मतलब सम ऑफ एक्सट्रीम इक्वल सम ऑफ मीन। अच्छा यहां से हमें पहुंचना है यहां तक। तो चेक करो दिस रिलेटेड टू दिस के लिए आपको चेक क्या करना है, सम ऑफ एक्सट्रीम इक्वल सम ऑफ मीन। तो बताओ क्या इस स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट आप ट्रू बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है। और अगर ये बोल सकते हो तो आप कह सकते हो दैट सी कॉमा डी इज रिलेटेड विद ए कॉमा बी, हेंस द रिलेशन इज सिमेट्रिक ऑल्सो। नाउ कम्स दिस ट्रांजिटिव पार्ट। अच्छा रिलेशन विद ट्रांजिटिव कब बोलते हैं? whenever x is related with y and y is related with z, then x should be related to z। तो करो चेक। तो हम एलिमेंट मान लेते हैं लेट a कॉमा b रिलेटेड विद c कॉमा d एंड c कॉमा d रिलेटेड विद e कॉमा f से। तुम्हें क्या चेक करना है whether a comma b is related with e comma f or not। तो a comma b related with c comma d मतलब sum of extremes equal sum of mean and c comma d related with e comma f मतलब c plus f equals d plus e। और चेक क्या करना है a plus f इक्वल बी प्लस ई। तो सोचो क्या यहां से चल के आप ये स्टेटमेंट कंक्लूड कर सकते हो? अब इस स्टेटमेंट में आ रहा है ए प्लस एफ। ए है यहां पर, एफ है यहां पर। अगर यहां तक पहुंचना है तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो एडिंग द टू इक्वेशंस वी गेट a plus b plus c plus f equals b plus c plus d plus e। ठीक है, तो d से d कैंसिल, c से c कैंसिल, a plus f किसके इक्वल आया? b plus e के। तो a plus f अगर b plus e के बराबर है implies a comma b is related to e comma f, therefore r is ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इक्विवेलेंट भी है। सो देयर वाज एन इंटरनल चॉइस इन क्वेश्चन नंबर 6। सो दिस इज द चॉइस पार्ट। शो दैट द फंक्शन f in this set defined as this is 1 1 and on 2। तो चलो फंक्शन को 1 1 प्रूव करते हैं। पहले क्या प्रूव करते हैं 1 1 के लिए? whenever f of x1 equals f of x2 then x1 equals to x2। तो let f of x1 equals to f of x2। चेक करते हैं कि क्या हम यहां से x1 इक्वल x2 तक पहुंच पाते हैं। तो इसके लिए f of x1 दैट इज 4x1 plus 3 upon 6x1 minus 4 equals 4x2 plus 3 upon 6x2 minus 4। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एंड जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे टर्म सिंप्लीफाई करोगे, कैंसिलेशन के बाद
इजिली आपका x1 इक्वल टू x2 आ जाता है. So therefore the function is 1 1. Now on to, अच्छा on to के लिए कैसे करते हैं? For every y belonging to codomain, we must have an x belonging to domain such that f of x equals y. अच्छा, इस केस में डोमेन और कोडोमेन बता दो. भाई फंक्शन इज डिफाइंड इन दिस सेट, तो डोमेन भी यही है, कोडोमेन भी यही है. तो हमें प्रूव करना है फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू कोडोमेन वी मस्ट हैव x belonging to domain such that f of x equals y. अब भाई for every y we must have an x, तो हमें बेसिकली x ढूंढ के दिखाना है for every y, और ये ढूंढने के लिए यूज करना है कि f of x इक्वल्स टू y होना चाहिए. तो f of x इक्वल्स y से चलते हैं आगे. अब f of x तो उसके बराबर है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस y. अब यहां से आपको x ढूंढना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? x इन टर्म्स ऑफ y निकालना पड़ेगा. तो उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4x प्लस 3 इक्वल्स y इंटू 6x माइनस 4. तो 4x प्लस 3 इक्वल 6xy माइनस 4y, और x इन टर्म्स ऑफ y जब आप निकालोगे तो वो आ जाएगा 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4. ठीक है, चेक कर लेना, यही आ जाएगा. अब x मिल तो गया, बट ये x कहां पे होना चाहिए? डोमेन में होना चाहिए. तो चेक कर लो, क्या ये इस सेट को बिलोंग करता है? भाई इस सेट में तो आ रहे रियल नंबर. अच्छा चेक करो, क्या ये रियल नंबर है? तो उसके लिए हमें y के बारे में कुछ पता होना चाहिए. अच्छा y क्या था? कोडोमेन से उठाया हमने, तो y इज ए रियल नंबर. तो y रियल, तो ये पूरी क्वांटिटी रियल, डिनोमिनेटर भी रियल, तो इनका क्वोशिएंट वो भी रियल. ऑफ कोर्स y 2/3 नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको रियल बोलने में. बट हाँ, डोमेन आपकी है ऑल रियल एक्सेप्ट दिस पॉइंट. तो चेक कर लो कि ये जो x आपने निकाला ये कहीं 2/3 के बराबर तो नहीं है. तो कैसे चेक करें? भाई 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4 देख लेते हैं 2/3 के इक्वल करके, तो ऐसा कोई y मिल रहा है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 12y प्लस 9 इक्वल्स 12y माइनस 8. ये कैंसिल, 9 इक्वल्स टू माइनस 8 ये आ गया. मतलब ऐसा कोई भी y नहीं मिलेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, मीन्स फॉर नो वैल्यू ऑफ y दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2/3. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज डेफिनेटली अ रियल नंबर एक्सेप्ट 2/3. तो हमें x मिल गया जो डोमेन में लाई कर रहा है. देयरफॉर f इज ऑन टू. ठीक, यस. क्वेश्चन नंबर 7. इफ A matrix is this, find x and y if a square minus xa plus yi equals null matrix.
तो एक्स और वाई निकालने के लिए इस कंडीशन का यूज करना है। तो इसमें सबसे पहले ए स्क्वायर आ रहा है, ये निकालते हैं। ये कैसे निकलेगा? ए इंटू ए 4 3 2 5 इंटू सेम मैट्रिक्स। अब इन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इवेलुएट करना है। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट का ऑर्डर सोचो क्या होगा? 2 क्रॉस 2। अच्छा, प्रोडक्ट होता कैसे है? वही पहले एलिमेंट की फर्स्ट रो पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो 4 इंटू 4 16 प्लस 3 इंटू 2 6। नाउ फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम 4 इंटू 3 12 प्लस 3 इंटू 5 15। नाउ second row with first column 8 plus 10 and second row second column 6 plus 25। तो ये आया 22 27 18 and 31। ठीक है, अब XA ये भी चाहिए। X into this matrix। अब एक स्केलर मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स में, तो कैसे मल्टीप्लाई होता है? हर एक एंट्री से। तो दिस विल बी 4x 3x 2x एंड 5x। अब आपको निकालना है बाय आई, तो y इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका 2 क्रॉस 2 है, इसका 2 क्रॉस 2 है, इसका भी तो 2 क्रॉस 2 ही होगा, तभी तो इनका सम और डिफरेंस पॉसिबल है। 1 0 0 1, तो दिस बिकम्स y 0 0 y। अब भाई तीनों मैट्रिसेस हमने निकाल लिए, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो इक्वालिटी का यूज करके एक्स और वाई निकालेंगे एंड दे विल टर्न आउट टू बी एक्स विल बी 9 एंड वाई विल बी 14। ठीक, यस। क्वेश्चन नंबर 8, वी हैव टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिसेस का यूज करना है, तो हम इन्हीं इक्वेशंस को मैट्रिसेस की हेल्प से लिख लेते हैं। कैसे? भाई एक मैट्रिक्स हमने कंसिडर किया 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2 एंड एक दूसरा मैट्रिक्स x y z। अब इनका प्रोडक्ट किस मैट्रिक्स के बराबर होगा? 8 1 4। मल्टीप्लाई करके देख लो, लेफ्ट साइड बन जाएगी और वो इसके बराबर है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को मैं मान लेता हूं मैट्रिक्स ए, इसको मैट्रिक्स एक्स और इसको मैट्रिक्स बी। तो हमें क्या दिया है? a इंटू एक्स इक्वल्स बी। अब हम एक्स वाई जेड निकालना चाहते हैं, मतलब मैट्रिक्स एक्स। अब एक्स निकालना है तो a यहां से हटाना पड़ेगा। अब वो कैसे हटाए? देखो, ax इक्वल्स b, यहां से a हटाने के लिए हम इस इक्वेशन को a इनवर्स से 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों भाई? a इनवर्स इंटू a इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी इंटू x वो x होगा। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को a इनवर्स से 3 मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, बट ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई आप तभी कर सकते हो जब a इनवर्स एग्जिस्ट करे।
तो पहले तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं चेक करना है। कैसे चेक करते हैं? डिटर्मिनेंट की हेल्प से। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग फर्स्ट रो, तो 3 इंटू ये बना 2 माइनस 3 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 4 प्लस 3 इंटू -6 -4, तो यह आया आपका -3, यह आया 8 इंटू +2 +16, और यह आया -10 इंटू 3 -30, so this becomes -17. So determinant of A is non-zero, implies A inverse exists. तो अगर एग्जिस्ट करता है आप प्री मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो लेट दिस इक्वेशन इज 1, सो प्री मल्टीप्लाई 1 बाय A inverse, we get A inverse into A into X equals A inverse B. अब A inverse into A के प्रोडक्ट से फायदा होगा, तो मैं इनको एसोसिएट कर लेता हूं, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटेड, और A इनवर्स इंटू A ये क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू सम मैट्रिक्स, दैट मैट्रिक्स भी इक्वल होता है। तो X आ गया A इनवर्स B के बराबर। अब X आ जाएगा अगर आपको इन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट पता चल जाए। अब B मैट्रिक्स का भी पता है, A इनवर्स मैट्रिक्स और चाहिए होगा, एंड A इनवर्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला आता है। क्या होता है फॉर्मूला? A इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A तो निकाला है, एडजॉइंट ऑफ A हम निकाल लेते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ A इज अ मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स? ऑफ कोफैक्टर्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, एंड इसका ट्रांसपोज भी लेना होता है। तो ये दो फैक्टर्स हम निकाल लेते हैं। ऑफ कोर्स मैट्रिक्स ए हमें चाहिए होगा, तो ये हमारा मैट्रिक्स है, एंड ये एंट्रीज निकालने के लिए हमें पता है दैट कैपिटल ए आई जे किसके बराबर होता है? -1 इंटू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ आई जे। ठीक, तो चलो A11 अगर निकालना है तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 1 1। अब इस एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए ये रो छुपा दी, ये कॉलम छुपा दी, और ये डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट कर लिया, तो आएगा 2 - 3, तो ये आया -1। तो कितना आया ये? -1 का स्क्वायर इंटू -1 -1। सिमिलरली A12 -1 की पावर 1 + 2 इंटू माइनर ऑफ 1 2। माइनर ऑफ 1 2 के लिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छुपा दी, एंड ये डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करेंगे। 2 × 2 4 -4 8, तो ये आया -1 का क्यूब माइनस और -8, एंड सो ऑन। आप सारे कोफैक्टर को निकाल सकते हो, एंड जब आप निकालोगे
तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है, ट्रांसपोज लेने के बाद दिस विल बी -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 and 7। ठीक है, तो बस एक्स मैट्रिक्स किसके बराबर है, ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज कितना आया था -17 ना, इंटू ए जॉइंट ऑफ ए -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7 इंटू बी मैट्रिक्स विच वॉज 8 1 4। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट इवैल्यूएट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा x is 1, y is 2 and z is 3। so question number 9, a window is in the form of a rectangle surmounted by a semicircular opening. The total perimeter of the window is 10 centimeters. Find the dimensions of the window to admit maximum sunlight through the whole opening. तो सबसे पहले तो विंडो समझते हैं कैसी है भाई। इट इज अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल। तो ये विंडो, अब इसकी डायमेंशन हम निकालना चाहते हैं, मतलब भाई रेक्टेंगल की डायमेंशंस पहले तो से x इज द लेंथ, y इज द ब्रेड्थ एंड ऑफ कोर्स सेमी सर्कल की डायमेंशन दैट इज द रेडियस, एंड वो नजर आ रहा है x/2 के ही बराबर होगा। तो बेसिकली x और y निकालने हैं हमें। अच्छा, ये निकालने के लिए आपको यूज किस चीज का करना है भाई? एक तो टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो। ठीक है, तो पहले तो यही देख लेते हैं। अच्छा, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज देखो, ये वाली इट इज x प्लस ये वाली y प्लस ये वाली। अब सेमी सर्कुलर आर्क, इसकी लेंथ पाई आर, तो r है x/2 तो प्लस पाई x/2। तो ये वाली होगी तो ये भी आएगी, दैट इज y, तो 2y एंड दैट्स इट। ठीक है, एंड ये पेरीमीटर हमें दिया है इक्वल्स टू 10, ये हमें बताया। अब यहां से तो x और y में रिलेशन आया, आप x और y निकालोगे कैसे? आपको कुछ और दिया है क्वेश्चन में, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम सनलाइट थ्रू द ओपनिंग। तो मैक्सिमम सनलाइट थ्रू दिस विंडो कब जा सकती है? जब इस विंडो का एरिया मैक्सिमम हो। तो आपने इस विंडो के एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो पहले इसका एरिया बताओ। इसका एरिया होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। रेक्टेंगल का एरिया हो गया xy और सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो पाई आर स्क्वायर बाय 2। So area is xy plus this is pi x square upon 8। अब एरिया की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको मैक्सिमाइज करना है। तो तभी मैक्सिमाइज कर सकते हो जब आपको ये सिंगल वेरिएबल में फंक्शन दिया हो। तो इसको सिंगल वेरिएबल में बना लो। कहां से बनाओगे भाई? अगर मैं y को भी इन टर्म्स ऑफ x लिख लूं तो आ जाएगा सिंगल वेरिएबल में। तो इसके लिए
मुझे ये रिलेशन दिया हुआ है, तो यहां से y निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो एलसीएम ले लिया, तो 20 इक्वल्स टू 2x प्लस 4y प्लस पाई एक्स आ जाएगा। एंड जब आप y निकालोगे तो आएगा 20 माइनस 2x माइनस पाई एक्स अपॉन 4। तो पुट कर दो, तो एरिया आ गया x इंटू 20 माइनस 2x माइनस पाई एक्स बाय 4 प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाय 8। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लो, x मल्टीप्लाई कर दिया तो 20x माइनस 2x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 8। तो टेकिंग एलसीएम, एलसीएम आएगा 8 और ये वाली क्वांटिटीज हो जाएंगी 2 से मल्टीप्लाई। तो एरिया आ गया 40x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स स्क्वायर इंटू 1/8 माइनस टू पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस पाई एक्स स्क्वायर। सो एरिया इज नाउ अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब हम इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मैक्सिमाइज करने के लिए पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इस पूरे का डेरिवेटिव आएगा 40 माइनस 8x माइनस 2 पाई एक्स। अब डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट, तो a डैश ऑफ x इज 0, 1/8 इंटू 40 माइनस 8x माइनस 2 पाई एक्स इक्वल्स 0। तो 1/8 उधर चला गया, तो दिस इक्वल 0 आ गया। अब x वाली टर्म एक तरफ करोगे तो ये आ गया इसके बराबर। अब इनमें से x कॉमन लोगे तो 40 अपॉन 2 पाई प्लस 8 आया, नीचे से 2 कॉमन, तो यहां बचा पाई बाय 4 और 2 ऊपर से कैंसिल, तो यहां आया 20। सो दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप निकालोगे डबल डेरिवेटिव। इनफैक्ट डबल डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट, तो a डैश ऑफ एक्स ये था, a डबल डैश ऑफ एक्स वो आया 1/8 इंटू 40 का डेरिवेटिव 0 माइनस 8x का माइनस 8 एंड माइनस 2 पाई एक्स का माइनस 2 पाई। एंड क्लियरली a डबल डैश ऑफ 20 अपॉन पाई प्लस 4 कैसी क्वांटिटी आने वाली है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। एंड इफ डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव, so x equals 20 upon pi plus 4 is the point of local maximum. But हमें तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात करनी थी, द मैक्सिमम बोला ना, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात करनी थी। तो क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया और वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है, तो यही क्या होगा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम। एज x equals 20 upon pi plus 4 is the only critical point so it is the point of absolute maximum also. ठीक है, सो एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब लेंथ ऑफ द विंडो
या जो रेक्टेंगल आ रहा था उसकी जो लेंथ होगी वो इसके बराबर होगी। ठीक है, तो लेंथ तो पता चल गई आपको, अब ब्रेड्थ निकालनी है, वो कहां से निकालोगे? एक्स और वाई में रिलेशन। ठीक है, तो एक्स को पुट कर देना, वाई निकाल लेना, एंड इतना सब कुछ आ गया तो रेडियस भी आ ही गया सेमी सर्कल का x/2। ठीक, यस, there was an internal choice in question number 9. So this is the second part. It says an Apache helicopter of enemy is flying along this curve. A soldier placed at this point wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him. Find the nearest distance. क्वेश्चन समझते हैं। से द हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग अलोंग दिस कर्व। ठीक है, दिस इज y = x² + 7। अ सोल्जर प्लेस्ड एट 3,7। से 3,7 is a point somewhere here, of course not lying on the curve. Now the soldier wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him. अब हेलीकॉप्टर इस पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, से किसी इंस्टेंट पे वो यहां पर है, एंड दिस पॉइंट इज h, k। तो इस पॉइंट पे जब वो है तो सोल्जर से उसका डिस्टेंस ये है। ठीक है, एंड आप नियरेस्ट डिस्टेंस निकालना चाहते हो। ठीक है, मतलब इस डिस्टेंस को की मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हो या डिस्टेंस को मिनिमाइज करना चाहते हो। तो चलो ये डिस्टेंस हम लिख लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज √ x2 - x1² प्लस y2 - y1²। ठीक है, अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें h और k में एक रिलेशन भी चाहिए होगा, तभी तो आप इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर पाओगे जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था। तो h और k में रिलेशन आएगा कहां से? कर्व इक्वेशन से। भाई पॉइंट इज लाइंग ऑन द कर्व, सो सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ द कर्व। So the relation is k equals h square plus 7. ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, k की वैल्यू यहां रख देता हूं। तो यह आया रूट ऑफ h minus 3 whole square plus h square plus 7 minus 7 whole square। तो प्लस 7 और माइनस 7 तो कैंसिल हो गए, तो डिस्टेंस आ गया रूट ऑफ h minus 3 whole square plus h raised to power 4। So distance is a function of h, सिंगल वेरिएबल में आ चुका है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप डेरिवेटिव लोगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे एंड सो ऑन। वैसे हमें इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करनी है एंड पॉजिटिव क्वांटिटी है कि जिस पॉइंट पे इसकी मिनिमम वैल्यू अकर करेगी उसी पॉइंट पे इसके स्क्वायर की भी मिनिमम वैल्यू अकर करेगी। तो दिखता है, तो मैं इसको कंसीडर करने की बजाय स्क्वायरिंग कर देता हूं। तो d²h और ये बन गया h minus 3 का होल स्क्वायर प्लस h की पावर 4। तो इसको कोई नया नाम हम दे देते हैं, तो स्मॉल d ऑफ h। ठीक है, एंड अब डेरिवेटिव लेना और भी आसान होगा। तो d' ऑफ h निकाला, वो आएगा 2 into h minus 3 plus 4h³। नाउ डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, 2 into h minus 3 plus 4h³
इक्वल 0। तो ये आ गया आपका 2h³ प्लस h माइनस 3 इक्वल 0। तो यहां से h की वैल्यूज निकालनी है आपने, तो क्यूबिक आ रही है, क्यूबिक को सॉल्व करने का तरीका हिट एंड ट्राई, एंड h की एक वैल्यू तो आपको दिख रही है वो सेटिस्फाई करेगी 1। तो एक फैक्टर मिल गया h माइनस 1, और दूसरा फैक्टर कैसे निकालोगे, इसको h माइनस 1 से डिवाइड करके, एंड जब आप निकालोगे तो यहां से h की वैल्यूज आ जाती हैं, दूसरा फैक्टर आ जाता है 2h² प्लस 2h प्लस 3, और यहां से h की वैल्यू आती है 1। ये क्वांटिटी इक्वल टू 0 नहीं हो सकती, वो दिख रहा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव है। सो क्रिटिकल पॉइंट इज दिस। नाउ वी विल फाइंड डबल डेरिवेटिव। तो वो क्या आया, ये आया 2 प्लस 12h² एंड d डबल डैश ऑफ 1 दैट इज क्लियरली पॉजिटिव। तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, मीन्स h equals to 1 is the point of local minimum and it is the only critical point. So this is the point of absolute minimum also. ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस निकालना है हमें, मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो डिस्टेंस आपने लिखा था ये, सॉरी ये वाला, तो इस डिस्टेंस में आप h को कर देना 1 फुट, आपको मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू पता लग जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 10, विकास हैज बीन गिवन 2 लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम हिज मैथ्स टीचर विद इंस्ट्रक्शंस टू सबमिट नॉट मोर देन 100 ऑफ देम करेक्टली सॉल्व। Each question in first list carries 10 marks and that in second list carries 5 marks. Vikas knows that he requires 4 minutes to solve a problem of 10 marks and 2 minutes to solve a problem of 5 marks. He cannot devote more than 4 hours to this assignment. We have to formulate this as a linear programming problem and find how many problems must he do from the tool list to maximize his score. ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को पहले इंटरप्रेट करते हैं अच्छे से। 2 लिस्ट की बात हो रही है क्वेश्चन में, से लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। अब इन लिस्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब लिस्ट ए जो फर्स्ट लिस्ट है हमारी, उसमें आप कोई भी क्वेश्चन उठाओ वो 10 मार्क्स का है, एंड लिस्ट बी से उठाओ तो वो 5 मार्क्स का है। देन टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व ईच क्वेश्चन फ्रॉम द टू लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट से कितना है 4 मिनट एंड सेकेंड से है 2 मिनट। ठीक है, नाउ हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करनी है। तो सबसे पहले आता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बताओ हम क्या करना चाहते हैं, स्कोर को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, और वो डिपेंड करेगा कि आप इन दोनों लिस्ट से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। तो से लिस्ट ए के नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज एक्स, लिस्ट बी के हैं वाई। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, स्कोर, टोटल स्कोर। तो लिस्ट ए में हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, तो एक्स क्वेश्चन 10x मार्क्स के होंगे। लिस्ट बी में हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो y क्वेश्चन 5 मार्क्स के, तो टोटल स्कोर हुआ ये। अब
कंस्ट्रेंट कहां से आएंगे? देखो पहली लाइन करो, he has to submit not more than 100 of them correctly solved. इसका मतलब जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो टोटली कर रहा है वो 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे कितने? x प्लस वाई, 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो या तो 100 के इक्वल होंगे या 100 से कम होंगे, ये मतलब है। अच्छा, और क्या बोला है? he cannot devote more than 4 hours to this assignment। ठीक है, अब लिस्ट ए का कोई भी क्वेश्चन करना है तो 4 मिनट्स लगते हैं। आप x क्वेश्चन कर रहे हो तो 4x मिनट्स लगे। लिस्ट बी का भी करना है तो 2 मिनट्स लगते हैं। आप y कर रहे हो तो 2y मिनट्स लगे। तो टोटल टाइम इज 4x प्लस 2y एंड this cannot be more than 4 hours. So this is less than or equal to 4 hours. अब मिनट्स में यहां लिखा है तो 4 hours को मिनट्स में लिख लो, 240 मिनट्स। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स इसी के साथ साथ x is number of questions greater than equal to 0 and y is also greater than equal to 0. तो ये आ गए आपके कंस्ट्रेंट। इनफैक्ट इस वाले को आप और बेटर करके लिख सकते हो, नजर आ रहा था 2 से डिवाइड करके 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 120। ठीक है, अब आपको सॉल्व भी करना है, इनफैक्ट एक्स और वाई निकालने हैं, है ना? तो वो आप सॉल्व करते हो ग्राफिकली, तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे। और जब आप इसका ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ बनता है कुछ इस वे में। ठीक है, एक बार ही रिवाइज करवा देता हूं ग्राफ कैसे बनाते हैं। भाई इस इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाने के लिए आप x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 ये लाइन स्केच करोगे, तो ये लाइन आ गई। अब ये वाला जो रीजन होगा वो या तो इस लाइन के नीचे होगा या ऊपर होगा। तो आप क्या करते हो, एक आसान सा पॉइंट इस इनइक्वालिटी में पुट करके देख लेते हो। तो हमने ओरिजिन इसमें पुट किया, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 100 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस लाइन के उधर ही हमें सारे पॉइंट्स मिलेंगे। तो इसलिए इनइक्वालिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग रीजन आया ये वाला। सिमिलरली दूसरी लाइन बनाई तो उसके लिए रीजन ये वाला आ जाएगा। ये होगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाला होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फिजिकल रीजन आपका जो आया वो ये वाला है। ठीक है, अब आप निकालते हो कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स आपके निकले हुए हैं ऑलरेडी। दीज आर 0,0, 60,0, 20,80 and 0,100. These are the corner points. अब इससे हम निकालते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू। तो जब आप वैल्यूज निकालते हो तो 0, 0 पे वैल्यू आ जाती है 0, इस पॉइंट पे आ जाती है 600, इस पॉइंट पे आ जाती है 200 प्लस 400 600 और इस पॉइंट पे आ जाती है 500। तो हमें कौन सा पॉइंट लेना है जहां पे मैक्सिमम अकर कर रहा है। अब मैक्सिमम तो दो पॉइंट पे अकर कर रहा है, कौन से? 60,0, 20,0। इनफैक्ट 60,0, 20,0 इसको ज्वाइन करती है जो लाइन सेगमेंट है। आप इस पे कोई भी पॉइंट ले लो, मैक्सिमम वैल्यू 600 ही आएगी हर एक पॉइंट पे।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपके और भी आंसर्स पॉसिबल है। और भी आंसर्स मतलब भाई दो आंसर्स आपके सामने, भाई 60,0 मतलब लिस्ट ए से 60 क्वेश्चन कर लो और लिस्ट बी से कुछ भी ना करो। 20,80 मतलब लिस्ट ए से 20, लिस्ट बी से 80। सिमिलरली और कोई पॉइंट जिसके इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स होंगे इस लाइन पे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली मैक्सिमम वैल्यू 600 ही आएगी, तो वो भी आंसर हो जाएगा। बट ऑल द आंसर्स आर करेक्ट। ठीक है, so that's it for the subjective part of the DPS school paper.